नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति और उसमें हो रहे दिलचस्प मोड़ों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा, जहां उनकी संभावित मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होने वाली है, राज्य की राजनीति में नए सवाल खड़े कर रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है, जिनका संचालन दिल्ली से होता है और राज्य के स्तर पर फैसलों में उनकी भूमिका सीमित है। वहीं मोहन भागवत की बीजेपी पर पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश करने की चर्चा की जा रही है। इसी पर और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राव जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे तो आप जिस तरह से रख रही हैं वो मामला ही समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आप अपनी धारणा के हिसाब से और जो सुनी सुनाई बातों पे बातें कर रही हैं। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन आपको। भजनलाल शर्मा और मोहन भागवत की संभावित मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो आपने सुना होगा ना, इन लोगों की मुलाकात होने वाली है। पहली बात मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मुलाकात हो चुकी है। पहली बात तो ये है, ये मुलाकात हो चुकी है और मोहन जी अब दिल्ली भी चले गए हैं। दिल्ली में आज एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम है और अभी वो कार्यक्रम चल रहा है अंबेडकर सभागार में, तो इसलिए ये मुलाकात तो हो चुकी है। देखिए, आप किस तरह से लेते हैं पता नहीं, लेकिन मोहन जी जो है, उद्देश्य बताइए फिर आप मुलाकात का उद्देश्य बताइए। मोहन जी भागवत जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है। सरसंघ चालक एक प्रकार से हमें सारे सभी स्वयंसेवकों के लिए जो भी संघ के विचार से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक प्रकार से फिलोसफर गाइड की तरह होते हैं वो। और आपको एक और बता दूं कि संघ के इस साल 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में संघ शुरू हुआ था, तो अभी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और संघ ने पंच प्रण लिया है समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए और देश को उसी तरह से सशक्त और विश्व गुरु के स्थान पर लाने के लिए संघ ने 5 प्रण लिए हैं। पहला प्रण है पर्यावरण, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हम जहाँ प्रकृति को पूजते थे, वन पर्वत नदी पशु पक्षी सभी को पूजते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे भारत में किस तरह से लोग चींटी को भी दाना डालने निकलते हैं, तो हम पेड़ों के पास भी जाते हैं तो पेड़ों की पूजा करते हैं। तो वो हमारी संस्कृति जो पर्यावरण संरक्षण की थी वो कैसे रिवाइव की जाए, इसलिए लाखों की संख्या में, यानी कि अगर संख्या देखी जाए तो करोड़ों की संख्या में इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से देश भर में पेड़ लगाने जाएंगे, पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए बड़ा योगदान देगी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पर्यावरण ने। दूसरी हमारी पंचनिष्ठा ये है कि समरसता। हमारा समाज बहुवादी है, अलग अलग जाति धर्म और सभी के लोग रहते हैं, लेकिन वो समरस समाज रहे, आपस में कैसे मिलजुल कर हम रहे, जो हमारी सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, तो उस पर हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रण है, उस पर संघ काम कर रहा है। तीसरा है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये है कि हमारा स्वाभिमान हो, हम स्व को समझें। हमारे जो केवल इतना सा नहीं कि कपड़े पहने, हम वस्तुएं स्वदेशी लाएं, ये भी है कि हम विचार से भी हम स्वदेशी बने। जैसे हम भारत से बाहर जाएं, अमेरिका जाएं और अमेरिका में हमें काफी लोग पत्रकार मिले, तब ये नहीं कहें कि सिखों को यहाँ जीने का अधिकार नहीं है, सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, हम ऐसा नहीं कहें। हम देश की जो मजबूती है, देश में जो एकता है, देश में जो आपस में सद्भाव है, उस पर हम बात करें, क्योंकि वही बात जो है हमारे देश को, क्योंकि देखिए ग्लास भरा होता है, ग्लास खाली होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है। और एक देशभक्त के लिए, राष्ट्रभक्त के लिए, या देश को जो आगे ले जाना चाहता है उसके लिए वो अपने देश की प्रशंसा बाहर जाके करता है, जिससे दुनिया से उसको मजबूती मिले। और हम निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो समस्या है उसको हम मिल बैठ के निपटाते ही हैं। वो समरस समाज की एक बात है। ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग विषय है, जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं,
परिवार बिखर रहे हैं और परिवार बिखरने के कारण तमाम तरह की समस्याएं आ रही है, बेरोजगारी से लेके आर्थिक समस्या से लेके और हमारे आपस में एक दूसरे को संबंधों को लेके सब तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो संघ ने बहुत ही बड़ी मात्रा में कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम चलाए हैं, जाके हम बताते हैं कि सहजीवन कैसे है, आपस में साथ रहना कैसे है, कैसे हम अपने लोभ और लालच को त्याग कर एक दूसरे के स्वार्थ को छोड़कर कैसे साथ रह सकते हैं। तो इस तरह के तो जहां भी जाते हैं मोहन जी या संघ के अधिकारी, उनसे जब भी कोई स्वयंसेवक मिलने जाता है तो इन पंच प्रणों में क्या काम हुआ है इसी की चर्चा करते हैं, कि आपस में शेयर करते हैं कि किस तरह के अनुभव हुए, क्या हुए, क्या करना चाहिए, सरकार में रहते हुए क्या करना चाहिए, सरकार के बाहर क्या करना चाहिए, एक आम आदमी की तरह क्या करना चाहिए या सरकारी अधिकारी की तरह क्या करना चाहिए, ये सारे विषय तय होते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री की जो बैठक होती है, या मुख्यमंत्री की बैठक तो इसलिए चर्चित हो जाती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो अखबार में आ जाते हैं, लेकिन उनसे सैकड़ों स्वयंसेवक भी मिले हैं इंडिविजुअली। उनकी चर्चा क्योंकि अखबार करता नहीं है, क्योंकि उससे अखबार तो बिकता नहीं है ना, अखबार तो मुख्यमंत्री के मूवमेंट से बिकेगा। तो सभी स्वयंसेवकों को जो बात कहते हैं वही मुख्यमंत्री को कहते हैं। मुख्यमंत्री की इसलिए चर्चा होती है, एक तो अखबार में छप जाती है, दूसरा निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री थोड़े से बिजी होते हैं तो उनको लेकर व्यवस्थाएं भी ऐसी होती हैं। तो कुल मिलाकर इतना सा है, इसको अन्यथा कहीं से कुछ बुला के ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, जो हम स्टोरीज बनाते हैं, जो हम जर्नलिस्ट, उस स्टोरी में कोई दम नहीं है जी। ठीक है। तो सर, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया था उस दिन कि आपने मतलब किसी और पत्रकार से मेरी बात हुई थी, वसुंधरा राजे इस समय काफी एक्टिव हो गई हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वसुंधरा जी देखिए बहुत ही जमीन से तैयार हुई नेता है, जुड़ाव उनका राज परिवार से रहा, लेकिन वो जमीन पर मेहनत करके बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। वो देश के उन कुछ नेताओं में है जिनकी आज भी पकड़ जनता पर है। तो ये हमेशा से वो एक्टिव रही है, मुझे नहीं लगता इनएक्टिव कब हुई है। बस इतनी सी बात है, वसुंधरा जी पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री थी, अब मुख्यमंत्री नहीं। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। देखिए वसुंधरा जी की एक्टिविटी लगातार, और भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी भी उनका पूरा उपयोग है। अभी देखिए हरियाणा में वो स्टार प्रचारक है, उनका जहां जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कई महत्वपूर्ण मामलों में पूरी राय ली जाती है। देखिए क्या होता है कि हम लोग सारी की सारी राजनीति कुछ पदों के दायरे में ही सीमित कर देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, जैसे हम लोग अपने चैनल चलाते हैं या अपना काम करते हैं, तो पता है कि फेस एक होता है लेकिन टीम बहुत बड़ी काम करती है, और सब अपने 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 काम करते हैं, तब जाके कोई ना कोई रिजल्ट आता है। लेकिन फेस तो किसी को रखना पड़ता है, आप एंकर हैं तो आप तो फेस हैं, तो आपको रखना पड़ रहा है, लेकिन आपके साथ टीम जो जुड़ी हुई है वो भी तो बहुत जबरदस्त काम कर रही होती है। तो ऐसा ही है देखिए, पूरी की पूरी टीम, और वसुंधरा जी बहुत ही सीनियर लीडर है और बहुत ही प्रभावशाली नेता है। पार्टी उन्हें लगातार जो उनके अनुभवों का लाभ लेती है, और इसलिए उनकी निष्क्रियता की बात ही नहीं है। अभी बहुत सक्रिय हो गई हैं, ये कहने का मतलब है वो पहले निष्क्रिय थी, पर मेरा कहना है कि वो कभी निष्क्रिय थी ही नहीं। वो इस उम्र में भी, अभी वो 70 के क्रॉस करने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सक्रियता वो किसी भी 45-50 साल के युवा की तरह है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि उनके साथ इतने एक्सपीरियंस नेता एक्टिव हैं। सर, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में काफी चीजें बोली थी आपसे, तो आपने बोला कि ये चीजें मैं समझ नहीं पाया, तो मैं फिर से एक बार उस पर फिर से चर्चा करनी चाहूंगी। जो अपने जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्हें एज अ डमी कहा जा रहा है, चारों ओर से हमें सुनने में ये आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आपकी राय क्या है इस पर, आप ये बताएं मुझे, आप भी अपना व्यू रखें इस पर। देखिए डमी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कल दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बनी जी, मार्लिन आतिशी। मार्लिन आतिशी ने उनसे कुछ माला लेके गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को माला मत पहनाइए, मैं तो खड़ा हूँ, मुझे नहीं पहनाइए, ये उधर पहनाइए, मैं तो बैठा दी गई हूँ। मुख्यमंत्री तो वही है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी करते हैं, भाषण भी देते हैं, माला भी पहनते हैं, और अभी जो बहुत बड़ा राजस्थान में निवेश
का सम्मेलन होने जा रहा है, जो ग्लोबल मीट होने जा रही है, उसके लिए वो विदेश भी जाके आए हैं, दुनिया भर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान में भी तमाम जगहों पे जाके अपनी बात रख रहे हैं, दूसरा निर्णय भी ले रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की लगातार मीटिंग भी ले रहे हैं, निर्णय भी कर रहे हैं। पेपर लीक जैसे मामले में उन्हीं की कठोरता के कारण इतनी तेजी से आगे बढ़ा और इतने लोग पकड़े गए हैं। साथ ही जो साइबर क्राइम का एक जो गढ़ था मेवात, उस साइबर क्राइम के उस गढ़ को ध्वस्त करने में गृह मंत्रालय क्योंकि उनके पास है, तो उसमें उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने जिस तरह से सख्ती से निपटे और उसमें आज पूरी तरह से वो जो साइबर क्राइम की जो एक राजधानी बन गया था मेवात, आज वो खत्म होने के कगार पे है। तो देखिए ये कह देना बड़ा आसान है, क्योंकि हम दूर से बैठ के कुछ भी कह सकते हैं कि फलाना रिमोट है, फलाना रिमोट है। देखिए हमारे यहाँ सारा मैनुअल है, कोई रिमोट नहीं है, सब व्यक्तिगत, सब क्योंकि संघ की परंपरा से जो तैयार हुए हैं, उनका व्यक्तित्व निर्माण ऐसा हुआ है कि वो उनके बाहर से बैटरी नहीं लगानी पड़ती, वो अपने आप ही एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करते रहते हैं। सोलर एनर्जी वाले, बैटरी वाले नहीं है हम सब, तो इसलिए हमें किसी रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी बिना रिमोट के काम करते हैं। और लेकिन आपको रिमोट इसलिए लगता है क्योंकि हम एक रस होके, एक दृष्टि से, एक लक्ष्य के साथ चलने वाले लोग हैं। आपको लगेगा कि ये कदम कैसे मिल रहे हैं, जब आरएसएस का पथ संचलन होता है, रूट मार्च होता है, तो उसमें सबके कदम जैसे मिलते हैं, तो हमारे भी सबके कदम भी मिलते हैं और विचार भी मिलते हैं, दिशा भी मिलती है, दशा भी मिलती है। इसलिए आपको लगता है कि कहीं रिमोट है, लेकिन ये रिमोट नहीं है, ये सेल्फ स्टार्टर है। हमें नहीं लगता, ये दर्शकों का कहना है, और जो खबरें आ रही हैं उसके बिहाफ पे मैंने क्वेश्चन किया आपसे। नहीं, मैंने आपके माध्यम से जो जिनको लगता है उनको कह रहा हूँ, आपको लगने की बात नहीं कह रहा हूँ, जिनको लगता है उनको कह रहा हूँ कि उनको ये समझना चाहिए कि हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग एक में होकर, एक लक्ष्य के साथ अगर संगठित होकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरे होते हैं। और बहुत जरूरत है, 70-75 साल में हमने जो गंवाया वो यही है, आपस में लड़ते रहे, अलग अलग दिशाओं में खींचते रहे। जो मेंढकों का होता है ना, मेंढकों को सबको एक बाल्टी में डाल दिया जाता है और फिर एक भी मेंढक बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? इसलिए कि दूसरा उसकी टांग खींच रहा होता है। तो देखिए ये 70-75 साल जो हमारे निकले, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई है, ऐसी स्थितियां आई हैं कि हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसका परिणाम देश में, दुनिया में और पूरे ग्लोबली हम समझ सकते हैं कि कहाँ लोग हमारे मामलों में, छोटे छोटे मामलों में इंटरफेयर करते थे। आज रशिया और यूक्रेन कहते हैं कि हमारे बीच में युद्ध जो बंदी के लिए बातचीत कराओ। ईरान भी हमसे बात करता है, तो इजराइल भी हमारे साथ खड़ा होता है। तो हम लोग ग्लोबली तो उस पोजीशन में आए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सब मिलकर जो एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए चल रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि एक साथ कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है। आदत तो ये है ना कि सब अलग अलग बजे, अलग अलग, लेकिन एक ही सुर में हम बजने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और यहाँ का नेतृत्व है, जो एक ही सुर में बजता है, तो उसको लेकर कई बार ये आभास सा होने लगता है, एक गलतफहमी भी होने लगती है कि कहीं ना कहीं पीछे से कोई टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है। नहीं, ये हम सबके स्वर हैं जो एक साथ मिलकर निकल रहे हैं। सर, सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपने बहुत सरलता से दिए हैं, और अभी आप विदेश नीति की बात भी कर रहे थे, तो विदेश नीति पे भी अलग से एपिसोड बनाया जाएगा आपके साथ, उसी पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप प्रोग्राम में जुड़े, आपने दर्शकों को काफी चीजें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।